नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के पहले थिंकर कन्फ्यूशियस को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूशियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कन्फ्यूशियस के बारे में जानेंगे। तो इन्हें जो है चीन का पहला दार्शनिक या चीन का पहला शिक्षक माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 551 बीसी चीन में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 551 बीसी। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह जो 551 बीसी का टाइम पीरियड है, यह भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो समकालीन है कह सकते हैं। तो जो कन्फ्यूशियस हैं, इनका जन्म 551 बीसी चीन में हुआ है। तो चीन में कहाँ पे हुआ है? तो आप जान लें कि लू प्रदेश के ये निवासी थे, जिसे वर्तमान में यानी कि वर्तमान चीन में सांगतुंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगतुंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो पिता थे वे एक ज़िले के सेनापति थे। हालांकि इनके जन्म के 3 वर्ष बाद ही, यानी कि कन्फ्यूशियस के जन्म के 3 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया था, और इनका जो बाल्यकाल है वह काफ़ी आर्थिक विपन्नता में व्यतीत हुआ है। हालांकि कन्फ्यूशियस ने अपनी निर्धनता को कभी भी नहीं आने दिया है। ठीक है, वे जो हैं एक कम उम्र में ही अपने घर में ही विद्यालय खोलकर अपने विद्यार्थियों को इतिहास, नीति शास्त्र, काव्य, इन सब की मौखिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। इन्होंने कम उम्र में ही इन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें कॉन्ग फूजी भी कहा जाता है, यानी कि मास्टर कॉन्ग। ठीक है, फूजी का मतलब होता है मास्टर। ठीक है, तो कॉन्ग फूजी इन्हें कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है मास्टर कॉन्ग। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मास्टर कॉन्ग कहा जाता था। देखिए, तत्कालीन समय में यानी कि कन्फ्यूशियस के जन्म के समय चीन में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। तो कन्फ्यूशियस के जन्म के समय जोंग राजवंश का शासन था। किस राजवंश का? जोंग राजवंश का। और यह जोंग राजवंश उस समय राजनीतिक और सामाजिक पतन के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, और इस राजवंश की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी चीन में, और इसकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए चीन में अनेक राज्य स्थापित हो गए थे, और यह क्या होता था कि आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इस काल को झगड़ते राज्यों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो काल था, इस समय इसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता था। तो इसी समय जो है कन्फ्यूशियस के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने तथा पुनर्स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, और इन्होंने जो प्रयास किया इन्होंने नैतिकता को आधार बनाया। ठीक है, नैतिकता को आधार बनाया और नैतिकता के आधार पर ही अपने राजनीतिक विचार दिए। आप जान लें कि लगभग 53 वर्ष की आयु में वे चीन राज्य के लू में एक जो लू राज्य था उसके एक शहर के शासनकर्ता बने, और बाद में वे मंत्री पद पर भी नियुक्त हुए। और जब वे मंत्री पद पर नियुक्त हुए तो इन्होंने दंड के स्थान पर मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। ठीक है, दंड के स्थान पर मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि कन्फ्यूशियस वाद का जो दर्शन है वह राजनीति और नैतिकता के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। ठीक है,
ये में भी यह जो कथन है इसके घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नैतिकता के आधार पर इन्होंने राजनीतिक विचार दिए। तो ऑब्वियसली बात है कि राजनीति और नैतिकता के बीच जो है घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है कन्फ्यूशियसवाद का दर्शन। ठीक है, तो यह था उनका परिचय। आगे हम लोग देखते हैं कि लगभग ये जो कन्फ्यूशियस का जो विचार था, इनके जो नैतिक विचार थे, लगभग 2000 वर्षों तक वे चीनी समाज के लिए एक शिक्षक की भांति कार्य करते रहे, एक शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक बने रहे। और उनका जो नैतिक दर्शन था, वह चीन में राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बना रहा लगभग 2000 वर्षों तक। इसके बाद देखिए कि 20वीं शताब्दी में साम्यवाद का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? साम्यवाद का। तो साम्यवाद का आगमन माओ जेडांग, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा इसका, माओ जेडांग के द्वारा साम्यवाद का विचार दिया गया। ठीक है, और माओ जेडांग का जो साम्यवाद था, उनके आगमन के बाद कन्फ्यूशियसवाद का पतन होने लगा। और देखिए कि चीन में लगभग कन्फ्यूशियसवाद जो है धीरे धीरे खत्म ही हो गया, लेकिन वर्तमान समय में ताइवान और हांगकांग, इन दोनों में कन्फ्यूशियस के विचार अभी भी संरक्षित हैं। ठीक है, ताइवान और हांगकांग में कन्फ्यूशियस के विचार अभी भी संरक्षित हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि कन्फ्यूशियस के जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेक्टर से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी अगर कन्फ्यूशियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैक्सिमम बार यहीं से पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। कन्फ्यूशियस के ज्ञान यानी कि इनका जो विजडम है, इनका जो विचार है, इन 5 बुक में सम्मिलित है, जिसे कि द 5 क्लासिक कहा जाता है, और चाइनीज में से वू जिंग भी कहा जाता है। तो आपको ये नहीं रखना है, मेनली यह आपको बुक का नाम याद रखना है। तो ये जो हैं, ये जो 5 बुक हैं, इनके विचारों की यानी कि कन्फ्यूशियस के विचारों की आधारशिला है मुख्यतः ये 5 बुक, जिसमें से पहला है द आई चिंग। इसे द बुक ऑफ चेंज कहा जाता है, यानी कि परिवर्तन की पुस्तक। दूसरा है द सू जिंग, जिसे बुक ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तीसरा है द सिंग चिंग। क्या है? सिंग चिंग। इसे बुक ऑफ ऑड्स, बुक ऑफ पोएट्री, बुक ऑफ सॉन्ग भी कहा जाता है। तो आपको यह तीनों याद रखना है। कहीं पर में भी पूछा जाए कि बुक ऑफ सॉन्ग जो है वो किसकी रचना है, या फिर बुक ऑफ सॉन्ग को निम्नलिखित में से कौन बुक ऑफ सॉन्ग है, जिसमें दिया जाएगा आई, सू, चिंग। ठीक है, ये सब दिया जा सकता है। चौथा है द चुंग चिंग। यह है स्प्रिंग एंड ऑटम, एनल्स, यानी कि वसंत और पतझड़ का इतिहास। और पांचवा है द ली चिंग, जिसे बुक ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में संस्कार की पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार की पुस्तक। देखिए इसमें जो है तीसरे नंबर पर बुक ऑफ ऑड्स, पोइट्री, सॉन्ग, यह 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है कि बुक ऑफ सॉन्ग जो है वह किसकी रचना है। और इसी तरह जो है चौथे नंबर पे है स्प्रिंग एंड ऑटम। यह 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर स्प्रिंग और ऑटम की जगह समर एंड विंटर, या ये कंफ्यूज करने के लिए समर एंड विंटर कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको सही चुनना है, सही चीज़ें याद रखनी है। क्या था? स्प्रिंग और ऑटम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह 5 के अलावा, इनके अलावा 4 अन्य पुस्तकें हैं, जिसे द 4 बुक
यानी कि सू चू भी कहा जाता है। और यह जो अन्य 4 पुस्तकें हैं, यह मुख्यतः इनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें से पहला है एनालैक्ट। एनालैक्ट जो है, इसमें एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए वो उसके इसके लिए उसने अपना विचार दिया है। यानी कि एक आदर्श समाज के लिए उनके विचार हैं इसमें एनालैक्ट में। ठीक है, आदर्श समाज के विचार। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ द मीन, माध्य का सिद्धांत। ठीक है, द ग्रेट लर्निंग, द ग्रेट लर्निंग। और चौथा है मैनिसियस, जिसे द बुक ऑफ मैंग ताओ भी कहा जाता है। ये जो है मैंग ताओ, ये कन्फ्यूशियस के शिष्य थे और इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। तो यह 4 भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार। ठीक है, कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विचार है इसमें राष्ट्रमंडल का विचार, द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ है। और यह आइडिया, इस आइडिया का उल्लेख जो है द बुक ऑफ राइट्स में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? द बुक ऑफ राइट्स में दिया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मे भी आपसे पूछ लेगा कि द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल का जो विचार है वह निम्न में से किस बुक में इसका उल्लेख किया गया है? तो द बुक ऑफ राइट्स में इसका उल्लेख किया गया है। अब जो आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ है, इस आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ का क्या अर्थ है, यानी कि राष्ट्रमंडल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल का वो अर्थ नहीं है जो अभी हम लोग वर्तमान समय में जो कॉमनवेल्थ देखते हैं। ठीक है, वो नहीं है। राष्ट्रमंडल का यहाँ पर अर्थ है कि जो भी संसार में संसाधन है, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उसको राष्ट्रमंडल कहा गया है। ठीक है, सभी संसाधन को जो संसार में है उसे राष्ट्रमंडल कहा गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस का क्या विचार था इस पर? तो कन्फ्यूशियस के अनुसार दुनिया सभी के लिए समान है। ठीक है, ये जो पूरा संसार है ये सभी के लिए समान है और यहाँ के जो संसाधन हैं वो सभी के लिए हैं। और जो मानव है वह मानव समाज में शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए नियत हैं। यानी कि जो उनकी जो नियति है वह समाज में शांतिपूर्वक एक साथ रहने की है, ना कि झगड़ने की या फिर ये सब की। ठीक है, तो इनका यह विचार था। उन्होंने कहा कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वह किसी राजा की जागीर नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर हम राजा बन गए तो जो पूरा संसार का जो भी संसाधन है वो मेरा है। नहीं, यह संसार किसी राजा की जागीर नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, वह भले ही मानता था जो राजा है वह दैवी इच्छा से चुना जाता था, या वे मानते हैं। लेकिन भले ही वह देवी इच्छा से चुने गए हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल पर शासन करने के लिए उन पे भरोसा किया जाता है। यानी कि जो लोगों के द्वारा राष्ट्रमंडल पर शासन करने के लिए उस पर भरोसा किया जाता है कि वे जो हैं, यानी कि जो राजा है एक नैतिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे। ठीक है, और उस पर राष्ट्रमंडल यानी कि जो संसाधन है उस पर शासन करने के लिए लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो यह विचार था उनका। ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि मानव का विकास कैसे हुआ है। कन्फ्यूशियस ने मानव विकास के 3 चरण को बताया है। ठीक है, 3 चरण को बताया, जिसमें से पहला चरण है टर्बुलेंट स्टेट। ठीक है, टर्बुलेंट स्टेट यानी कि अशांत अवस्था। इस अवस्था में देखिए कि सामाजिक अव्यवस्था और संघर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, आप देखिए कि जो जोंग डायनेस्टी था, ठीक है, जोंग डायनेस्टी उस समय सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था थी उस समय। तो वह क्या था? एक टर्बुलेंट स्टेट था। ठीक है, तो टर्बुलेंट स्टेट के बाद जो स्टेट आएगा,
ठीक है, एक समय के बाद जो स्टेट आएगा वह क्या होगा, वह होगा प्रॉस्पेरस स्टेज, समृद्ध चरण होगा, जिसमें राज्य में आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, तो पहला जो चरण आया उसमें क्या होगा, अगर राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था होगी, उस झगड़ा करेंगे लोग, एक दूसरे को मारे काटेंगे। लेकिन इसके बाद की जो अवस्था आएगी वह क्या आएगा, प्रोस्पेरस स्टेज आएगा, यानी जिसमें कि आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। और अंत में एक फाइनल स्टेज आएगी मानव विकास की, जो कि क्या होगा, पीसफुल स्टेज होगा। पीसफुल स्टेज होगा जो शांतिपूर्वक अवस्था होगा, और यही जो अवस्था होगा वह राष्ट्रमंडल की अवस्था होगी। यहीं पर क्या होगी, राष्ट्रमंडल की अवस्था होगी। एक राजनीतिक व्यवस्था होगी जो कि नैतिक सिद्धांतों पर बनाया गया होगा, और उस नैतिक सिद्धांतों पर जो बनाया गया राज्य होगा उस पर एक परोपकारी राजा होगा, और वह परोपकारी राजा के द्वारा चलाया जा रहा होगा, जहाँ पर कि कोई असमानता नहीं होगी। ठीक है, परिवार तथा इवन की परिवार और परिवार के बाहर के लोग भी उनको अपना मानेंगे। ठीक है, परिवार के लोग तो अपना मानेंगे ही, लेकिन परिवार के साथ ही अगर कोई बाहर का व्यक्ति है उसे भी लोग अपना परिवार का हिस्सा मानेंगे, अपना मानेंगे। और जो ठीक है, यह जो राजा होंगे, राजा गुणों और योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। ठीक, तो यह कौन सा स्टेज था, लास्ट का जो तीसरा शांतिपूर्ण स्टेज था वह राष्ट्रमंडल का स्टेज होगा, राष्ट्रमंडल का चरण होगा। तो हम लोग देखें राष्ट्रमंडल क्या है और कैसे आता है राष्ट्रमंडल का चरण। उन्होंने जो मानव विकास का चरण बताया उसमें से तीसरे स्टेज पे राष्ट्रमंडल का चरण आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई वो जो राजा होगा वो राजा कैसा होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का जो राजा होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने राजा के गुण के बारे में बताया, नोबल लीडर, एक महान नेता कैसा होना चाहिए, ठीक है, उनके बारे में बताया। तो इसी क्रम में उन्होंने द जेंटलमैन जुंजी, इनके बारे में बताया, जिसका अर्थ, जुंजी का अर्थ होता है लीडर। ठीक है, और उनके बारे में बताया कि क्या क्या गुण होने चाहिए उनमें। तो ये जो है द जेंटलमैन जंजी, ये प्रेरणा स्रोत होंगे। ठीक है, यह आदर्श व्यक्ति होंगे। ठीक है, आदर्श व्यक्ति होंगे। ये आदर्श व्यक्ति होंगे, तो इसके क्या क्या गुण हैं ये बताते हैं कि ये राजा ऐसे होंगे जिन्हें संबंधों की कार्यप्रणाली की समझ हो। संबंधों की कार्यप्रणाली से यहाँ तात्पर्य है कि उन्हें जैसे पिता, जैसे कि यहाँ पर है देखिए, प्रजा व राजा के मध्य जो है पिता व पुत्र का संबंध होना चाहिए। तो वे कहते हैं कि प्रजा और राजा के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, और उचित अनुष्ठानों का पालन वह करता हो। ठीक है, द वे ऑफ लिविंग, लोगों के बीच एक उदाहरण हो, यानी कि उनका जो जीने का तरीका होगा, वह आम लोगों के बीच एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यह जो है जो जुंजी है, ठीक है, एक कमांडर या शासक नहीं बल्कि एक नैतिक व्यक्ति है जो अपने चरित्र और आचरण से आगे बढ़ता है। ठीक है, यह एक शासक नहीं है बल्कि नैतिक व्यक्ति है जो अपने चरित्र और आचरण से आगे बढ़ेगा। तो ये सारे गुण एक नोबल लीडर, एक महान नेता में होने चाहिए। ठीक है, तो यह सब चीज़ें उन्होंने बताया। तो हम लोग देखिए कि एक राजा के गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, महान नेता, एक नोबल लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार। ठीक है, कन्फ्यूशियस के सामाजिक
विचार जो है, एक उन्होंने बताया है कि एक सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, यानी कि हार्मोनियस समाज के निर्माण में ये निम्न 5 गुण होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि यह 5 गुण होने आवश्यक हैं, ठीक है। तो कौन कौन से गुण हैं हम लोग देखते हैं। पहला है परोपकार, ठीक है, परोपकार या मानवता, जिसे अंग्रेजी में बेनेवोलेंस या ह्यूमैनिटी कहा जाता है। इसे चाइनीज में रिन भी कहा जाता है, रिन, ठीक है। यह आपको याद रखना है क्योंकि यह जो है मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाए। तो 5 गुण में पहला है ऋण, ठीक है, परोपकार, मानवता, यानी कि लोगों में, मतलब समाज में लोगों में करुणा होनी चाहिए, ठीक है, कंपैशन होना चाहिए। दूसरा है प्रोप्राइटी, लोगों में जो सही व्यवहार करना चाहिए लोगों में, ठीक है। लोग ऐसे हों जो कि एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करते हों, जिसे कि ली कहा गया है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सोशल और जो मोरल बिहेवियर है लोगों में सही, यानी कि एप्रोप्रिएट सोशल मोरल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। लोगों में सही व्यवहार करने का ज्ञान होना चाहिए, तो वो क्या है, ली है। नेक्स्ट है राइटनेसनेस, ठीक है, राइटियसनेस, जस्टिस, ठीक है, लोगों में न्याय होना चाहिए, न्याय प्रिय समाज हो। क्या गलत है, मतलब नैतिक रूप से जो सही है वही कार्य करें, नैतिक रूप से कार्य जो सही है वही करें। तो यही इन्होंने इसी को न्याय कहा है, जिसे कि चाइनीज में अपने लैंग्वेज में यह ये कहलाता है। नेक्स्ट है विजडम या नॉलेज, ठीक है। सत्य हो गया, सत्य, तथ्य आदि से वे परिचित हो, जिसे जी कहा गया। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, नैतिक चरित्र का पालन होना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि सत्यनिष्ठ हो वो, उनका जो नैतिक जो चरित्र है वो अपने नैतिक चरित्र का पालन करें, जिसे अपने लैंग्वेज में उन्होंने जिन कहा। तो ये 5 गुण होने जरूरी हैं किसी भी समाज में, किसी भी सामंजस्यपूर्ण समाज में यह 5 गुण होने जरूरी हैं। तो यह 5 गुण, इनको आपको याद रखना है, रिन, ली, यी, जी और जिन। परोपकारिता होनी चाहिए, परोपकारिता या मानवता होनी चाहिए, लोगों में सही व्यवहार करने की क्षमता हो, ठीक है, और न्यायपूर्ण समाज हो, नैतिक रूप से जो सही है वही लोग करेंगे, और लोगों में सही जो सत्य चीज़ है, सत्य और तथ्यों को वो लोग जानते हों और सत्यनिष्ठ हों, इंटीग्रिटी हो है वो उनमें। तो ये 5 गुण समाज में होने चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने बताया ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो कि कुलीन लोगों, जो कि काफ़ी कुलीन है, ठीक है, या नोबलेस्ट है। दूसरा है नकल, नकल यानी कि यह काफ़ी आसान है, किसी जो भी कोई कुछ करता है तो उसका उसका नकल कर लेता है लोग, तो नकल करके भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा जो है वह है अनुभव, एक्सपीरियंस, यह सबसे कड़वा है। यानी कि अगर आप खुद वह काम करके जो सीखते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वह काफ़ी, कभी बहुत अच्छा ही होता है, कभी वो काफ़ी कड़वा होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ कोट है, कुछ कोट दिए उन्होंने, जैसे कि दूसरों के लिए वो मत करो जो आप खुद के लिए नहीं चाहते, ठीक है, दूसरों के लिए वो मत करो जो आप खुद के लिए नहीं चाहते। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वह 1 मिनट के लिए मूर्ख होता है
और जो व्यक्ति नहीं पूछता वह जीवन भर के लिए मूर्ख रहता है। ठीक है, ये कोट हैं उनके। तो ये कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देखे कन्फ्यूशियस का, और मैंने कोशिश किया है जितना भी एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट हो वो सारा एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश किया है, और जो विचार हैं इनके उन विचार को समराइज करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।